talked in my previous lectures about national emergency and president rule. So before going to this slide, I suggest you please go through the previous lecture on national emergency and president rule, where I have in bit detail discussed all the provisions of both the emergencies. So let's start with financial emergency. Financial emergency or the emergency is included in part 18 of Constitution. So part 18 of Constitution deals with financial emergency. Now, Article 360 in particular describe the provisions of financial emergency. So let's first put up the question that on what ground President declare financial emergency. President declared financial emergency when he was satisfied that there is a situation in which the financial stability or the credit of India or any part of its territory is threatened. So जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, credit of India or any part of its territory is threatened, in that condition again the president is empowered to declare financial emergency. Now, whenever we deal with any emergency provision, please remember that there are two articles very important. Sorry, there are two constitutional amendments that are very important. 38th Constitutional Amendment of 1975, and to counter it, the 44th Constitutional Amendment of 1978 come into the picture. 38th Constitutional Amendment ये पावर देता था प्रेसिडेंट को कि जब भी प्रेसिडेंट कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी, बेसिकली कोई भी इमरजेंसी, इसमें मैं कहना चाहूँगी कोई भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, उसको प्रूव करने के लिए नहीं चैलेंज करा सकते। और उस लूप होल को करेक्ट करता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि कोई भी जन जाकर के उस इमरजेंसी प्रोविजन को या उस प्रोक्लेमेशन को के लिए जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। यानी कि नाउ द इमरजेंसी प्रोविजंस कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, दे कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। पहले ये नहीं था, पहले आप चैलेंज नहीं कर सकते थे इमरजेंसी प्रोविजन को। सो दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब क्या होता है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ। अब नाउ देयर आर अबाउट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस तरीके से 1-on-1 रट्टाफिकेशन ना करें। जो भी आप कंटेक्स्ट पढ़ते हैं उस कंटेक्स्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या इम्पोर्टेंट काम किया वो याद करने की कोशिश की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अलग अलग से याद मत कीजिए, अलग से तैयार मत कीजिए, उसको ड्यूरिंग दी प्रोसेस ही याद कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं जो करंट से रिलेटेड होती हैं। करंट टॉपिक से जो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उनको भी 1-on-1 रटने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है, जो आपका न्यू पेंशन स्कीम, बजट में जो आया था कि न्यू पेंशन स्कीम का कुछ पोर्शन जो है उसको टैक्सेबल करेंगे, कुछ को अनटैक्सेबल करेंगे अगर उसको आप आगे इन्वेस्ट करते। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कि पेंशन से रिलेटेड टॉपिक पेंशन है ना, तो पेंशन से रिलेटेड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको याद कीजिए। यानी कि करंट टॉपिक को हमें माइंड में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक बात मैंने बीच में ऐसे बोल दी कि किस तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करना है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। उसकी ड्यूरेशन क्या है ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द हाउस, जो अप्रूवल है वो दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसका अप्रूवल चाहिए। फिर किस तरीके की मेजॉरिटी होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए एक सिंपल मेजॉरिटी, जैसे कि हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, वहां पर भी दोनों हाउस से मंजूरी चाहिए, लेकिन वो था स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी। लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ काम चल जाएगा। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए? तो विद इन द स्पान ऑफ 2 मंथ ये अप्रूवल चाहिए, जबकि हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी में ये स्पान सिर्फ 1 मंथ का है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करूंगी वहाँ पे मैं एक्चुअली कंपेयर करने वाली हूँ नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और उनमें मेजर डिफरेंसेस पता चले, ताकि हम एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। देन टाइम आता है कि अप्रूवल तो हमने देख लिया कि ये अप्रूवल है, फिर कितने ड्यूरेशन तक वो इमरजेंसी चलेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी का एज सच कोई टाइम नहीं गिवन है, नो टाइम इज गिवन, तो यानी कि वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए लागू होती है। जबकि हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ के लिए वैलिड होती है, उसको आगे अगर एक्सटेंड करना है तो आफ्टर एवरी 6 मंथ उसका अप्रूवल लेना पड़ता है बोथ द हाउस से। यहाँ पर इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये लागू होता है, ठीक है। यानी कि जब तक इसको रिवोक ना किया जाए, सो टिल इट्स रेवोकेशन it will be in the system. So no maximum period is prescribed for its operation. Therefore कोई पीरियड नहीं गिवन है, इसलिए कोई रेपिटेटिव पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी नहीं चाहिए। यानी कि वंस इट इज अप्रूव फॉर कॉन्टिन्यूएशन देयर इज नो
नीड फॉर गेटिंग अप्रूवल अगेन एंड अगेन. ठीक है. और इसका रेवोकेशन जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा, ही कैन गो फॉर द रेवोकेशन. ओके. देन व्हाट आर द इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट इधर आ जाता है. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. The first effect is that the executive authority of the center extend to directing any state to observe such canon of financial propriety as are specified it by the center. Then to directions as the president may deem necessary and adequate for the purpose. Second, any such direction may include a provision requiring, ये important है, provisions which require reduction in salaries and allowances of all or any class of person serving in the state. वैसे क्या होता है नॉर्मल, इन नॉर्मल कंडीशन जो स्टेट पर्सनल्स होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंस जो होती है वो स्टेट के कंसोलिडेट फंड से डिराइव होती है, और उस फंड में से जो भी पैसा निकलता है उसको उस स्टेट पर्सनल के अगेंस्ट, मतलब कि उसकी सैलरी को विदाउट द प्रोसीजर या फिर जब तक उसका टेन्योर है उसको कम नहीं कर सकते. लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में ये सेंट्रल डिसाइड कर लेगा कि सैलरीज और अलाउंसेस कम करने हैं या नहीं. वो पूरी पावर उस टाइम सेंटर के हाथ में आ जाती है. सेकेंड, द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट. स्टेट के लेजिस्लेशन में पास होने वाले हर एक मनी बिल या किसी भी मनी रिलेटेड फाइनेंशियल बिल जो है और अदर फाइनेंशियल बिल्स, उनको पास कराने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में लेकर के फिर उन मनी बिल्स के आगे प्रोसीडिंग हो सकती है. प्रेसिडेंट ये भी डायरेक्शन इशू कर सकता है कि यूनियन में जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं, यानी यूनियन पर्सनल्स की भी सैलरीज कट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है जजेस की जो सैलरी है उसको भी कम कर सकते हैं. आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेट फंड से डिराइव होती है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में कम नहीं कर सकते हैं. लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस की सैलरी को कम कर सकता है. तो यानी कि ओवरऑल टेक होम मैसेज क्या है? ओवरऑल टेक होम मैसेज ये है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी
जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो सारे डिसीजन पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो यानी यहां तक कि उन पर्सनल्स के भी जिनकी सैलरी कंसोलिडेट फंड से डिराइव होती है। ठीक है, तो यहां पर ये दो बातें अगर याद रखेंगे कि पार्लियामेंट सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेगी और इवन कंसोलिडेट फंड वाले भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो हमें ये सारे 4-5 पॉइंट याद करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी ऑप्शन आएगा वी कैन इजीली जज देम ऑन दीज टू बेसिस कि क्या ऐसा है। इफ दोज ऑप्शंस दे पास दिस टेस्ट तो हम कहेंगे हाँ ये इफेक्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। एक बार अगर रीकैप करना चाहें आप तो रीकैप करा देती हूँ मैं, क्योंकि आज का सेशन छोटा ही है। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं कर सकते थे, वेरी बिग टॉपिक, वेरी डिटेल्ड टॉपिक। वापस देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्ट 18 के अंदर आती है, आर्टिकल 360 को कवर करता है। और प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट ऑफ इंडिया या फिर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी को खतरा है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी करेगा। फिर हमने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी थी, 38th एंड 44th, जिसमें एक में प्रेसिडेंट ने जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया और दूसरे में जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी दी गई। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड या अप्रूवल। तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस से अप्रूवल चाहिए विद इन 2 मंथ और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। ड्यूरेशन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गिवन नहीं है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड भी नहीं की गई है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई इस तरीके का नो टाइम है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये होती है, इसलिए बार बार पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब एक बात आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी में भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोसीजर था कि एक बार अगर आपने उसको अप्रूवल ले लिया देन इट कैन गो ऑन फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब एक बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई उससे जो नेगेटिव बातें बाहर आई कि उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, जिससे वो सारे लूप होल्स को भरा गया। तो ऐसा कोई लूप होल फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्यों नहीं आया, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। इसके लिए कुछ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं हुई है, तो अभी ये पिक्चर में आया ही नहीं है। और जब ये पिक्चर में आया ही नहीं है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। इस वजह से इसके लूप होल्स नहीं पता है कि लोग क्या इसके फायदे उठा सकते हैं, सरकारें किस तरीके से उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती हैं। इस वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फाइनेंशियल इमरजेंसी को अनऑल्टर रखा गया। अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं है, जबकि हमने जब नेशनल इमरजेंसी देखी थी उसमें हमने देखा था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भर भर के चेंजेस किए हुए हैं। फिर हमने इफेक्ट देखे थे, इफेक्ट में हमने देखने की कोशिश की गई थी कि सारे फाइनेंशियल डिसीजन पार्लियामेंट के हाथ में हो जाते हैं और यहां तक कि फाइनेंशियल डिसीजन सारे पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं और कंसोलिडेट फंड में से भी जो डिराइव होते हैं उन सब पर भी सेंटर जो है वो इफेक्ट करता है।
differences between national president's rule and financial emergency. Thanks for watching the video. Please do comment on the videos if you want some certain topic to be discussed. You can give your suggestions. You can also give your suggestions what differences you want in the slides. Please like, definitely subscribe, and please share it and help me by spreading the knowledge.